नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी जो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला चलाई जा रही है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सीटेट में अगर आपको एक बेहतर स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसे बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रश्न का अगर हम अर्थ समझ जाते हैं तो उत्तर करने में बहुत ही सरलता होती है। तो सबसे पहले तो अर्थ समझेंगे कि पूछा जा रहा है कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनकी क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यदि कक्षा की जो गतिविधियां हैं वह चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वह प्रेरित कम होता है और ऊब जल्दी जाता है। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही होगा, या ऑप्शन सेकंड जो है आपका वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी बहुत ही तुक मिजाज होते हैं। ऑप्शन सी है, वह रश्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। रश्मि व्यवहार से मतलब क्या होगा, जैसे हाथ थपथपाना। इसे कह सकते हैं कि वह एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, जैसे किसी तरीके से बेंच पे टुक टुक करना या पेन को चबाना, मतलब क्योंकि वह अधिक सक्रिय रहता है। अगला देखेंगे, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो मैंने प्रश्न पढ़ा और उसका अर्थ भी बताया, चारों ऑप्शन भी आपके सामने है। तो अब फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। हो सकता है यहाँ पर गलत हो, लेकिन अगर आप यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन्हें कार्य करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिससे वह जो है अपना अध्ययन भी करते रहें, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख सकें। अच्छा, जो सृजनात्मक या कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए जो वर्क दिया जाता है उतना ही इनफ होता है। लेकिन अगर कोई एक्सीलेंट विद्यार्थी है तो उसे हम जो वर्क सभी बच्चों को देते हैं उसके साथ साथ कुछ अलग से भी वर्क देते हैं, या उसके वर्क को अलग स्टैंडर्ड का देते हैं। जैसे अन्य बच्चों को मैंने थोड़ा सरल गुणा दिए, और अगर कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, काफ़ी एक्सीलेंट है, तो मैं उसको 2 नहीं बल्कि 3 अंकों वाला गुणा दे दूँ। तो इस प्रकार से हम उसके कार्य में बदलाव करके उसे एक्स्ट्रा जो है चीज़ें करवा सकते हैं और उसके नॉलेज को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस व्याख्या से पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जो एक शिक्षिका है, मान लीजिए आप ही शिक्षिका हैं और आपको अपनी जो प्राथमिक कक्षा है उसमें अपने अधिगम को किस प्रकार से बढ़ा सकती हैं आप। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, उसको किस प्रकार से आप इम्प्रूव कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। आप अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और प्रतियोगिता करवा सकती हैं। ऑप्शन सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। या ऑप्शन डी, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए, बच्चा अधिगम कर रहा है, हो सकता है आपने पूछा कि बेटा 24 टू जा, उसने बता दिया 48, तो अब आप तुरंत उसे पुरस्कार देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसे छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार ही दिया जाए। हाँ, पुरस्कार भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे अगर बच्चा अच्छा कार्य करता है तो हम कह सकते हैं शाबाश, बहुत अच्छे, अरे वाह। इस तरीके से हम उसे प्रेरणार्थक शब्दों द्वारा पुरस्कृत कर सकते हैं, ना कि किसी वस्तु द्वारा। अगला जो आपका ऑप्शन था ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, तो इसके द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितना कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जीवन में उन चीज़ों को सीख रहा है, कर रहा है, सुबह से शाम तक उन चीज़ों से गुजर रहा है, तो वह उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, मैं अगर बच्चों को सिखा रही हूँ कि जूते की लेसेस कैसे बांधी जाती हैं,
तो इस चीज़ को बार बार अभ्यास करके भी सिखाया जा सकता है। लेकिन यदि बच्चा जो है अपने जीवन में ही इस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, सुबह वह डेली स्कूल आता है तो अपनी लेसेस को खुद से बांधता है, स्कूल में खुल जाने पर भी हम उससे कहते हैं अपनी लेसेस खुद से बांधिए, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, वह उसके जीवन का हिस्सा बन गई है, तो वह उस चीज़ को धीरे धीरे से अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और अगर मैं अपने टैग वर्ड की बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो ऑप्शन भी विद्यार्थियों के करके सीखने से, उनके जीवन से जुड़े होने से, उनके वातावरण से जुड़े होने से, अर्थपूर्ण होने से, इत्यादि चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, वही आंसर आपका हमेशा राइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो बिल्कुल सही हैं एक बच्चे के लिए। तो ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो इसका पहले अर्थ समझ लेंगे कि जो बच्चे होते हैं वे किसी भी जानकारी को निष्क्रिय रूप में ग्रहण करते हैं, क्या ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, क्या ये बात सही है। या ऑप्शन सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पहले ही कह दिया गया था निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये नहीं कहा गया था कौन सा सही है, तो कौन से मतलब एक से अधिक सही होंगे। और इसी प्रकार आपके कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए है बी, सी और डी, या ऑप्शन बी ए बी सी डी और ए बी सी और डी यानी कि चारों सही हैं, या ऑप्शन सी ए बी सी सही है, या ऑप्शन डी ए बी और डी सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक अपने सही उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता होंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह जानकारी या किसी भी सूचना के सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, वह किसी भी गतिविधि को सक्रिय होकर के सुनते हैं यदि वह उनके जीवन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या उनकी रुचि के अनुरूप हो। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल। अगर मैं छोटे से शिशु की भी बात करूं जो कि लगभग 1 से 2 साल का होता है, और बाल्यावस्था की बात करूं जो 2 से 6 वर्ष तक की है, वहाँ पर भी बच्चा जो है समाधान करता होता है, समस्या समाधान करता, और उसकी जो सोच होती है वह वैज्ञानिक शोधकर्ता की होती है। कैसे, तो एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि आप बच्चे को एक खिलौना दीजिए जो कि रिसाइकिल होने वाला हो। रिसाइकिल यानी कि टूट करके पुनः बनने वाला। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो खिलौने के बार बार तोड़कर अलग कर दिए जाते हैं, और उन्हें फिर से अगर खांचे में डाल दिया जाए तो वह नए खिलौने का आकार ले लेते हैं। तो आप किसी छोटे से बालक को दीजिएगा इस प्रकार के खिलौने, और उसे तोड़ फोड़ के दीजिएगा, और फिर उसके सामने एक बार जोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद बच्चा उनको तोड़ेगा, जोड़ेगा, और बार बार करने के बाद एक बार वह उस खिलौने को पूरी तरीके से सही जोड़ करके दिखा देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे की सोच है वह वैज्ञानिक सोच है, और वह अपनी समस्या का समाधान भी कर सकता है। और यहाँ तक कि जब बच्चा बोल नहीं पाता है तब भी वह अपनी समस्या का समाधान करता है, जैसे भूख लगने पर वह रो करके अपनी भूख को व्यक्त करता है। अगला ऑप्शन था आपका, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो जी हाँ, बच्चे पर्यावरण के बिल्कुल सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा व्याख्या कर देती हूँ, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मैं एक प्रश्न के साथ साथ आपके अंदर वो सोच विकसित कर पाऊँ, वो समझ ला पाऊँ, जिससे आप कई तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये पेडागॉजी है, यहाँ पर लॉजिक नहीं चलता है, यहाँ पर आपकी समझ कितनी डेवलप है इसके आधार पर जो आंसर होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान ना दें, आप ध्यान दें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पर, कि आपकी जो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, 2 क्वेश्चन पढ़ा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, आप कितनी अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हैं ताकि आप और प्रश्नों को भी हल कर सकें। तो जो अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में संप्रत्य विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। जो विद्यार्थियों के गलत विचार हैं उन्हें काहे में बदलना, सही विचारों में बदलना। अगला है
विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बात तो ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं, हो सकता है ऑप्शन सी इससे भी ठीक दिया गया हो। तो ऑप्शन सी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि एनसीएफ के द्वारा आपके दंड को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। दंड वाला कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, तो ये तो यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। पुराने संप्रत्ययों में से पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई पुराना संप्रत्यय ना दें। जैसे कि मैं बच्चे को ये ही ना बताऊं कि उसने बचपन में जो गेंद खेली थी वो गोल थी, और मैं अभी उसके सामने ला करके एक वर्ग उसका सर्कल का चित्र रख दूं, और बचपन में उसने गेंद खेली थी उससे कुछ चीज़ को रिलेट ही ना करूं, तो बच्चा कैसे समझ पाएगा। तो हमें उसके पुराने प्रत्ययों को भी शामिल करते हुए नए प्रत्ययों के साथ जोड़ करके पढ़ाना है और समझाना है, जिसके लिए उसका पुराना यानी कि जो पूर्व ज्ञान है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और उनके अंदर तर्क शक्ति का उपयोग करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां, मान लीजिए आप एक प्राथमिक स्कूल में नियुक्त कर दी गई हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं वह सबसे अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं। अब उसके लिए आप कैसा वातावरण करेंगी, या कैसा वातावरण हो जहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है, मतलब सिर्फ शिक्षक का ही अधिकार चलना है, स्पष्ट आदेश देता है। तो आदेश देना तो बिल्कुल ही वर्जित है। आप बच्चे को ना ही डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना आदेश दे सकते हैं, इस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आदेश जैसे निगेटिव वर्ड का उपयोग किया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टैग वर्ड से रिलेटेड वीडियो लाई जाए, लेकिन फिर भी आपकी जो टैग वर्ड वाली वीडियो है वह लगभग तैयार है, और कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप पेडागोजी को चुटकियों में सॉल्व कर सकें। तो यहाँ जो आदेश शब्द आ गया है वह एक बच्चे पर जो है प्रेशर बना रहा है, जिसकी वजह से ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को स्वतंत्र रहने देना है। दूसरी बात है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। देखिए पूरा ऑप्शन तो सही था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उसमें आ जाती है बात संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, तो मतलब केवल, पर ही, में ही, ऐसे कोई भी ऑप्शन जो सिर्फ एक ही चीज़ को इंगित कर रहे हैं वह हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि केवल संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही बल नहीं देना है, बल्कि उनकी सभी कुशलताओं पर बल देना है। नेक्स्ट देखेंगे, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। जब बच्चे निष्क्रिय रहेंगे तो वे कैसे अच्छे वातावरण में सीख पाएंगे, उनके लिए वातावरण सक्रिय होना चाहिए। तो अगला देखेंगे, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका यही हो जाएगा कि ऐसा वातावरण जहां पर बच्चे अपने संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी कि उनके विचारों को सम्मान मिलता है और वे यह महसूस करते हैं कि मैं इस ग्रुप में, इस विद्यालय में, इस कार्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। ऐसे जगह पर बच्चे सक्रिय रूप से होकर के सीख सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि किस वातावरण में बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं। तो जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उनके अनुभवों को सम्मान मिलेगा, उनके विचारों को सम्मान मिलेगा और वह अपने आप को महत्वपूर्ण हिस्सा समझ सकेंगे। अगला देखेंगे, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। एक बच्चा है, वह अपनी खिड़की के सामने बैठा है और जैसे ही सामने से कौवा उड़ता है तो वह यह नहीं कहता कि कौवा है, वह कहता है एक पक्षी। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे के दिमाग में संकल्पना बनी है कौवे की, तो वह कैसी बनी हुई है, एक पक्षी की। तो अब पूछा जा रहा है कि इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, मतलब बच्चे की जो स्मृति है वह पहले से भरी हुई होती है कि किसे पक्षी कहना है, किसे जानवर कहना है, किसे इंसान कहना है, किसे कीड़े मकोड़े कहना है, ये सब पहले से भंडारित होता है। या ऑप्शन बी,
बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। जो बच्चा है वह यह जान चुका है कि किस टाइप की चीज़ को हम पक्षी बुला सकते हैं। पक्षी का जो प्रत्यय है वह बच्चे के दिमाग में विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा में कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। जो बच्चा है उसने अपनी बात को, अपनी विचार को कहने का जो तरीका है, भाषा, उसके द्वारा कुछ उपकरणों को भी विकसित कर लिया है। नेक्स्ट, अब हम इन तीनों में से जो सही आंसर होगा उसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन ए है बी और सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन बी है ए बी सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन सी है केवल बी सही है, या ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और बी सही है। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए शीटेट में आपके इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी डी सही है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का आंसर चूज करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सावधानी से उत्तर चयन कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ए बी सी। क्योंकि बच्चा कहता है एक पक्षी, इसका सीधा सा अर्थ है बच्चा पक्षी को भी पहचान रहा है, यानी बच्चे में ये प्रत्यय विकसित हो चुका है कि जो पक्षी है वह क्या है। और इसके साथ साथ उसकी स्मृति भी भंडारित हो चुकी है, क्योंकि उसकी स्मृति में पक्षी जैसे किसी भी शब्द को भंडारित कर लिया है। ऑप्शन सी, भाषा के द्वारा वह बता भी सकता है। तो इसमें तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। यानी कि आप एक शिक्षिका हैं और आप अपने बच्चे से ऐसा क्या कहेंगे जिससे वह अंदर से, भीतर से प्रेरित हो जाए, यानी कि अभिप्रेरित हो जाए और कार्य करने लगे। तो ऑप्शन ए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। क्या आप किसी और बच्चे का उदाहरण देते हुए यह कहेंगी कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। या ऑप्शन बी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। नेक्स्ट है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, यहाँ पर आंतरिक नहीं आंतरिक प्रेरणा होगा, आंतरिक प्रेरणा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। या ऑप्शन डी है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखिए कई ऑप्शन तो आपके ऐसे हैं जो बच्चे के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं। हमें दबाव नहीं बनाना है, हमें उसे अभिप्रेरित करना है ताकि वह स्वयं से प्रेरित होकर के उस कार्य को जल्दी कर सके। तो पहला इसमें था, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे जो भीतरी अप्रेरणा हो जाए। तो ऑप्शन ए, तुम्हें उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। इसमें बच्चे में एक हीन भावना आ जाएगी, जिस कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इससे बच्चे के अंदर एक लालच हो जाएगा और आगे वह कभी भी काम पूरा नहीं करेगा। क्यों? जब तक उसको एक टॉफी नहीं मिल जाती। ऑप्शन सी है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। बिल्कुल बात सही है। मैं ऐसा कहने से विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसे करने की कोशिश करो, तुम कर लोगे। इससे बच्चा प्रेरित हो जाएगा कि चलो एक बार मैं कोशिश करके ही देखता हूँ, क्या पता मैं कर ही लूँ। और ऑप्शन डी था, चलो इसे उसके पहले करने की चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो। तो यहाँ पर भी बच्चे पर एक दबाव जैसा बनाया जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। कुछ वैसा ही रिलेटेड प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, प्रतियोगात्मक परीक्षण द्वारा, मतलब आपस में प्रतियोगिता करवा करके। या ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। उनके लिए अलग अलग व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनमें उन्हें निपुण बनाने के लिए शिक्षिका के द्वारा मदद की जाए। या ऑप्शन सी, साफ सफाई दिखने वाले इनाम देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। यानी कि आप बच्चों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से इस प्रकार अभिप्रेरित या उत्प्रेरित करेंगे कि आप उन्हें जो सामने प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार दिखाई पड़ेंगे उन्हें दे करके उत्प्रेरित करेंगे, जैसे टॉफ़ी देना या बॉल देना या पेंसिल देना इत्यादि चीज़ें। या ऑप्शन डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके, या बच्चों को डराएंगी या चिंता पैदा करेंगी उनके मन में, जिससे वह अंदर से अभिप्रेरित हो सकें। तो यहाँ आपका जो आंसर है बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हम
ऑप्शन बी को राइट करेंगे, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके। प्रत्येक बच्चे के कुछ अलग अलग लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो हम उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसमें निपुणता पाने के में उसकी मदद करेंगे। हम उसके लक्ष्य को समझेंगे और फिर उसको उसमें निपुण बनाने के लिए उसकी मदद करेंगे ताकि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में जो प्रभावशाली शिक्षक है उसका जो उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसके लिए? ऑप्शन ए, रटकर याद करने के लिए जिसमें वे प्रत्याय स्मरण करने में अच्छे बने। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रटना जो है आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है, रट्टा मारना आपका कभी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, दंडात्मक, दंड की बात आ गई है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान कर सके। बिल्कुल नहीं, दंड देना ही नहीं है, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्रेशर नहीं बनाना है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, रटाना नहीं है, बच्चे को बिल्कुल फूल की तरह रखना है। अगला देखेंगे, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। उन्हें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वह अंत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। या ऑप्शन डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाना पसंद करें। देखिए, हम उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं लेकिन प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीखने के लिए उनसे क्या कहेंगे, उनका उद्देश्य जो शिक्षक का है वह यह होना चाहिए कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। बच्चे कैसे बने? जिज्ञासु बने, स्वयं से उनके अंदर एक इच्छा आए कि मैं इस चीज़ को सीखूंगा और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। यानी कि वह ये डर डर के ना पढ़े मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने इसलिए मैं पढ़ लूँ, बल्कि वह सीखने के लिए पढ़े, मैं ये चीज़ सीखूंगा, मुझे सीखना अच्छा लगता है और सीखने के लिए ही वह सीखें। यानी कि सीखने के लिए ही वह पढ़ें, यानी वह किसी भी तरीके से प्रेशराइज महसूस ना करें कि मुझे अंत में सत्र में जो अपना जो आंकलन करवाना है वह सबसे बेस्ट होना चाहिए, स्कोर की चिंता उनके दिमाग में, इस तरीके से उन्हें नहीं पढ़ाना है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जब वीडियो बड़ा होता है तो आपको देखने में बोरियत महसूस होती है, लेकिन अगर आप आज यहाँ बोर हो जाएंगे तो जो 2.5 घंटे का समय मिलेगा वहाँ आप जीनियस हो जाएंगे। तो आज का मैं लास्ट क्वेश्चन ही करूँगी क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन काफ़ी है और उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा को इंगित करता है? ऑप्शन ए, शारीरिक दंड, यह एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होती है। या ऑप्शन बी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी व्यक्ति के जो सापेक्ष है उसके अनुकूल है वैसा अधिगम करना। या ऑप्शन सी, प्रतियोगात्मक कक्षा, जो कक्षा में प्रतियोगिताओं वगैरह का अधिक आयोजन करवाना। या ऑप्शन डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, लगातार तुलना कर करके मूल्यांकन करना। तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा कि एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का जो उदाहरण है वह है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार वैसा ही अधिगम करवाना, वैसा ही सिखाना। जैसे मान लीजिएगा किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वह है शिक्षक बनने में और हम उसे इंजीनियर के बारे में बताए जा रहे हैं, वह बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो हमें व्यक्ति के सापेक्ष ही उसे अधिगम करवाना है। या किसी बच्चे की पृष्ठभूमि कैसी है, ग्रामीण, और हम उसे अंग्रेजी भाषा में खूब झड़ाझड़ झाड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं, बच्चा क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। तो उसकी स्थिति, उसके वातावरण, उसकी रुचि और उसके साथ साथ उसका जो जहाँ से वह बिलोंग करता है, इन सभी चीज़ों के माध्यम को ध्यान में रखते हुए ही, यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष ही अधिगम को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भी अधिगम को करने के लिए बच्चे का वातावरण जानना, उसकी पूर्व स्थिति जानना, उसका पूर्व ज्ञान जानना, उसकी रुचि जानना, इन सभी के द्वारा ही हमें उसके अधिगम करवाना चाहिए। तो एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा क्या है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो ये आज के हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे। मानती हूँ कि समय बहुत लग गया होगा, तो आपको अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो आने वाली परीक्षा है उसमें हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप पढ़ाई की पोथी पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए और लगातार इन सीरीज को बैक टू बैक रिवाइज करके देखते रहिएगा। धन्यवाद।